हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पैन। दोस्तों, आज का लेक्चर जो हमारा होगा ये मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जो है लेक्चर होगा। मिडिवल हिस्ट्री हमने समाप्त कर दी है, तो इसके बारे में जो हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो है, अब ये तक तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे थे और हड़प्पा सभ्यता से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उन सभी के फैक्टों के बारे में हमने जो है डीप में जो है यहाँ पे जान लिया। जितना हो सकता था उतना जो है हमने जान लिया। आज हम देखेंगे वो नगर नियोजन के बारे में देखेंगे कि नगरों के जो है स्थापित करने की व्यवस्था क्या थी, नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे डिटेल में। और नगरों के जो है किस प्रकार से स्थापित किया गया और कैसे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, नगर नियोजन व्यवस्था क्या थी। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम जान लेते हैं कि कहाँ से क्या मिला था। हमने बताया था आपको कि हम बताएंगे आपको कि कहाँ से क्या मिला था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ हमको स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो हमको ऐसे याद रखिए, सिम तह हल मकाई। एक मिनट, सिम तह हल, यहां पे लिख दीजिए मकाई। सिम तह हल मकाई, ये जो है इतना आप याद रख सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि इस वाली ट्रिक को हमने बताने का एक प्रकार से पर्पज है। जैसे ये हमने लिख लिया सिम तह हल मकाई, ये हमने जैसे लिखा, इसका ये पर्पज हमारा ये है बताने का कि कहां से कौन सा पैमाना मिला था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, और वहां पे हम भूल जाते हैं कि किस स्थान से कौन सा मतलब पैमाना मिला था। तो आज से आप यहां से बिल्कुल नहीं कभी भूलेंगे कि किस स्थान से कौन सा पैमाना मिला था। तो सिम का मतलब हो गया है कि यहाँ पे जो सीप का पैमाना मिला था, सिम का मतलब हो गया सीप, और माँ का मतलब हो गया यहाँ से मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो से जो है वो सीप का पैमाना मिला था। और अगर जो हम बात करें, तह का मतलब है, तह का मतलब होता है ता से मतलब होता है तांबा, और हा का मतलब होता है हड़प्पा। तो तांबे का जो पैमाना था वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और उसके बाद में अगर जो बात करें, हल, हल का मतलब होता है, हा से मतलब होता है हाथी दांत का बना जो है पैमाना, और ल का मतलब होता है यहाँ से जो लोथल। हाथी के दांत का अगर जो बने पैमाने की बात करें तो वो लोथल से हमको प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? लोथल एरिया एक जगह पड़ता है जहां से हमको ये प्राप्त हुआ था। अगला है माँ और काई। माँ काई, यहाँ पे कहने का मतलब है, माँ का मतलब होता है मिट्टी का बना पैमाना, मिट्टी का बना पैमाना, और का मतलब होता है कलीबंगा से। तो मिट्टी का जो बना पैमाना था वो कलीबंगा से हमको जो है प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसको जो है हम याद रख सकते हैं, और एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड गलत नहीं होने वाला, इसकी मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। जैसे आप सिम तह हल मकाई को याद रखेंगे तो इसका जो पहला अक्षर होगा वो पैमाने को डिनोट करता होगा, दूसरा अक्षर जो होगा वो हमेशा स्थान को डिनोट करता होगा। ये हमेशा आप याद रखिए। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो ये जो हमारा जो है यहाँ से स्थान समाप्त होता है। अब हम नगर नियोजन व्यवस्था की बात करेंगे। नगर नियोजन व्यवस्था क्या थी, सामान्य विशेषताएं की बात करें। सिंधु सभ्यता में नगर जो है विश्व के प्राचीनतम और सुनियोजित नगर मतलब एक प्रकार से हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर व्यवस्था को एक निर्देशानुसार जो है बनवाया गया था।
किसी निर्देश के आधार पर जो इसको बनाया गया था। सड़कें जो है सीधी एक दूसरे को जो है समकोण पे काटती हैं, 90 डिग्री पे सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। अनेक वर्गाकार और चतुर्भाकार खंडों में जो है विभाजित करती हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़कें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक चौड़ी सड़कें किसमें हैं प्राप्त हुई हैं। 10 मीटर तक जो है लगभग उनकी चौड़ाई है। उस समय 10 मीटर जो है बहुत बड़ी वो सड़कें हुआ करती थी, क्योंकि उस समय इतना नहीं था कि भाई कि हम ट्रेनों का विकास कर लें, रेलगाड़ियों ट्रेनों का विकास कर लें, बसों का विकास कर लें, ट्रकों का विकास कर लें। उस समय बैलगाड़ियां चलती थी होंगी, उम्मीद रही पशुपालन होता होगा तो बैलगाड़ियां ये लोग चलाते होंगे। तो उस समय जो है इतनी चौड़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी। 10 मीटर सड़क जो है बहुत चौड़ी होती है एक प्रकार में। 10 मीटर का मतलब हो गया कि एक प्रकार से 10-33 एक प्रकार से 33-35 फीट के लमसम पड़ा जाके आपका। तो पुराविदों ने जो है इसे राजपथ और प्रथम सड़क की जो है संज्ञा दी है। सामान्य मकानों में जो है 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे। मतलब जो जितने ज्यादातर मकान जो बनाए थे गए थे उसमें 4 से 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में जो है आंगन भी होता था, रसोई घर भी होता, स्नानागार भी होता था, कुएं भी होता था, और कुछ बड़े घरों में जो है वो शौचालय बनाने की व्यवस्था थी। ऐसा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सामान्यतः जो मकान है के दरवाजे हैं मुख्य सड़कों पर ना खुल करके गलियों में खुलते हैं। मकान के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़कों पर नहीं खुले जाते थे, हालांकि वो गलियों में दरवाजे खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में मकानों का निर्माण जो है सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। सॉरी, यहाँ पे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। यहाँ से जो है स्थल जो है ज्यादातर जो हैं वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। बाकी जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वहां पे कच्ची ईंटों का जो है ज्यादा प्रयोग मिला है। मात्र कलिबंगा से जो है अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं। एक कलिबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पर अलंकृत ईंट के प्रमाण जो है मिले हैं। ईंटों पे आप देखते होंगे कि ईंट में बीच में एक स्थान रहता है और उस पे किसी का नाम लिख देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है भट्ठे से ये ईंट आई है, उसका जो है नाम लिख देते हैं। वही जो है अलंकरण एक प्रकार से ईंट जो है मिला है। बाकी से जो है सादी ईंट का जो है प्रमाण मिलते हैं। सामान्यतः जो है ईंटों का आकार 10, 5 और 2.5 इंच का था, जिससे 4, 4, 2 और 1 का अनुपात होता था। मतलब 10 इंच लंबा होता था और 5 इंच चौड़ा होता था, और एक प्रकार से 2.5 इंच जो है वो उसकी मोटाई बता रहा है ये। तो यहाँ से कहने का मतलब इतने आकार में ईंटें जो है वो प्राप्त हुई हैं। आप देखे होंगे जो प्राचीन काल की ईंटें होती होंगी वो बहुत ही चौड़ी होती होंगी। कच्ची ईंटें भी और पक्की ईंटें भी बहुत ही चौड़ी एक प्रकार से हुआ करती थी। नगरों की विशेषता की अगर जो बात करें तो हड़प्पा नगर में 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला नगर। हड़प्पा जो नगर था पश्चिम में जो है वो दुर्ग क्षेत्र आता था, और पूर्व में एक प्रकार से निचला नगर उसको बोला जाता था। पश्चिम वाला जो है उसको दुर्ग क्षेत्र बोल देते थे, और पूर्व वाला जो है उसको निचला नगर जो है हड़प्पा सभ्यता में बोला जाता होगा। ऐसा मतलब जो है तथ्यों के आधार पर मिला है। दुर्ग क्षेत्र के जो है बाहर उत्तर में एक टीले उत्खनन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं। मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक की बस्ती कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। ऐसा मतलब बताया गया है कि मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्ती जो है जहाँ पे मतलब लोग कामगार वाले होते थे उनके लिए अलग बना दिया जाता था। जैसे राजा के समय में जो है सेना जो थी उसके लिए कुछ अलग स्थान दिए गए थे कि ये यहाँ पे सेना रहेगी। वैसे ही यहाँ पे जो श्रमिकों की बस्ती थी कि उसके लिए कुल 15 मकान जो है प्राप्त हुए हैं। जैसे आप आज भी देखते होंगे जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, मंत्री विधायक होते हैं, वो सब कहाँ पे रहते हैं, उनका जो है एक प्रकार से पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां पे रहते हैं।
और उसके बाहर जो है जितने रहते हैं उनको लोगों को क्या बोल दिया जाता है, उन्हीं के नीचे जो काम करने वाले होते हैं, तो वो श्रमिक आवास में इस प्रकार की वहां पे भी प्रथाएं रही होंगी। और इसी समय 16 भट्टियां यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। कोयले में कंडे की जो है राख मिली है, हड़प्पा से ही मिली है। पुराविदों ने इसे तांबे गलाने का कारखाना माना जाता है। और यहीं से पक्की ईंट निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढे में गेहूं और जौ की राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ के जो है राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला जो है मोहनजोदड़ो का जो नगर है 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूरब में निचला नगर। जिसका भी ये भी नगर 2 क्षेत्रों में इसको हम विभक्त करके पढ़ रहे हैं। वहां पे विभक्त होगा या नहीं होगा, जिसको हम अपने सुविधा के लिए जो है पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम आज की जनरेशन के हिसाब से उस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं कि जैसा इस समय हुआ होगा उसी का ये एक्सटेंशन हो गया एक प्रकार से। उसका कुछ बढ़ा चढ़ा रूप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे बताते हैं कि दुर्ग क्षेत्र में अनेक जो है सार्वजनिक इमारतें हुआ करती थी। और विशाल स्नानागार जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये जो है पक्की ईंटों से निर्मित जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रकार से सबसे सुंदर कृति है। और पूरी इमारत में 130 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी है। जो पूरी इमारत है 130 नहीं है, 180 फीट लंबी है और 108 फीट चौड़ी है। 8 को 0 इधर कर दीजिए और उसका उल्टा हो जाएगा, ये इतना याद रखिए। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला। इसके मध्य एक तालाब भी है, जो एक प्रकार से स्थान है स्नानागार। तो इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 10.89 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर जो है ये गहरा है। इसके बाद है तालाब तल तक पहुंचने के लिए उत्तर से दक्षिण तक दिशा में जो है ये सीढ़ियां हैं। तालाब के पश्चिम में जो है एक नाली है। तालाब के जो पश्चिम एरिया है उसके पश्चिम एरिया में एक नाली है, नाली बनाई गई है। इधर तो इधर होगा ना, नाली है, और जिससे गंदा पानी जो है वो बाहर निकाला जाता होगा, ऐसा जो है कहा जाता है। विशाल अन्नागार जो है 45.71 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर जो है ये चौड़ा है। विशाल अन्नागार जो है उत्तर पश्चिम में एक चबूतरा बनाया गया है और अन्नागार के कुल 27 प्रकोष्ठ हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है ये अन्नागार है। इसके बाद पुरोहित का आवास अगर जो बात करें तो पुरोहितों के कुछ आवास भी मिले हैं। तो जिसके पास एक विशाल इमारत के प्रमाण मिलते हैं और 17.1 मीटर लंबा है ये पुरोहित आवास और 23.77 मीटर चौड़ा है। इसके बाद चनहुदड़ो, ये सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार ईंट के जो है प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला स्थान हमारा है लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूरब में निचला नगर था। यहाँ दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर एक रक्षा प्राचीर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। लोथल में गुड़िया मनका बनाने का एक प्रकार से कारखाना मिला है। लोथल में गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। और बताएं लोथल में मकानों की अगर जो हम बात करें तो दरवाजे हैं मुख्य सड़कों पर खुलते थे। लोथल से जो स्थान प्राप्त हुए उनके मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते हैं। लोथल के निचले नगर पूरब में डॉकयार्ड है, गोंदीवाड़ा जिसको बोलते हैं, और पक्की ईंटों से यह निर्मित है। इसका आकार 218 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर जो है ये गहरा स्थान है। अगला जो हमारा पड़ता है धौलावीरा। यह जो है यह भारत में स्थित जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा
नगर जो है। और धौलावीरा जो है अन्य नगरों की योजना में भिन्न योजना में बसाया गया है। यहाँ पे जलाशयों और कुंडों के प्रमाण मिलता है और यहाँ से स्टेडियम और सूचना पट्ट के भी प्रमाण मिलते हैं। अगला जो हमारा स्थान है वो कलिबंगा है। कलिबंगा की अगर जो बात करें तो यह नगर जो है खंडों में विभक्त है। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला नगर जो है एक प्रकार से है। एक मिनट, निचला नगर है और यहाँ से जो है सिंधु सभ्यता के पूर्व सैंधव संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर दोनों के में अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है और यहाँ पे एक फर्श पर अलंकृत ईंट के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। एक फर्श जो है उस पर अलंकृत ईंट का जो है प्रमाण मिला है। यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिकाएं जो हैं प्राप्त हुई हैं। आयताकार जैसे अब नहीं देखते हैं अग्नि वेदिकाएं, वहां पे यज्ञ वगैरह होते हैं तो आयताकार जो है उनको बना दी जाती हैं। अगला स्थान है बनावली, जहां से दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर अलग अलग नहीं है। मिट्टी का बना पैमाना जो है खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाएं भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। अगला जो स्थान है वो सामाजिक जीवन की अगर जो बात करें, सामाजिक जीवन के बाद हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो सामाजिक जीवन इनका जो था वो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। मतलब माता की जो है एक प्रकार से सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक इसको बोला गया। सैंधव सभ्यता में कई वर्गों में जो है एक प्रकार से अस्तित्व मिलते हैं। इसके सैंधव सभ्यता विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। विभिन्न वर्गों में इसको विभक्त किया। एक था विद्वान वर्ग, पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिषी। यो जो थे विद्वान वर्ग के अंतर्गत जो आते थे। मतलब ये वर्गों में मनुष्यों को बांटा गया था सामाजिक जीवन में। पुरोहित, वैद्य, शिक्षक और ज्योतिषी ये विद्वान कहलाए उस क्षेत्र में। और दूसरा वो योद्धा वर्ग था। योद्धाओं का भी यहाँ पे जो है प्रकार से प्रमाण मिलता है। और तीसरे जो थे व्यापारी वर्ग, व्यापारी और शिल्पकार। शिल्पकार जो है मतलब हस्तशिल्प का काम करने वाले, कपड़े वगैरह बनाने बुनने वाले, ये सब जो है प्रकार से होंगे शिल्पकारी, शिल्प वर्ग। और श्रमिक वर्ग थे चौथे जो थे वो श्रमिक वर्ग थे। यहाँ पे इतना वर्ग भेद नहीं रहा होगा। सैंधव सभ्यता में जो है व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा था। व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। भोजन जो था सैंधववासी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का ये करते थे। और मांस मछली दूध का भी प्रयोग करते होंगे, क्योंकि उस समय क्या होगा कि आप समझ लीजिए कि पशुपालन भी हो रहा था। औषधियों के रूप में जो है शिलाजीत और समुद्र का जो है फेन एवं नींबू का जो है ये प्रयोग करते होंगे। अगला जो स्थान है वस्त्र। सिंधु सभ्यता के एक प्रकार से किसी भी स्थल से किसी भी वस्त्र के जो है साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और उसके बाद में सैंधववासी जो है सूती और ऊनी दोनों प्रकार के जो है वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर लाल कपड़े का जो है प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो है क्या है, स्त्रियां जो है स्कर्ट नुमा वस्त्र जो है धारण करती थीं, जिससे पता चलता है स्त्रियां जो हैं वस्त्र नुमा जो है स्कर्ट नुमा जो है वस्त्र क्या करती होंगी, धारण करती होंगी। जैसा आप आज देखते हैं साल जैसा वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता होगा, जैसा जो है मिला है। आभूषणों की बात करें तो सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के आभूषणों का जो है वो प्रयोग किया जाता होगा। आभूषण में सोना चांदी और तांबा कांसे के जो हैं ये आभूषण हुआ करते होंगे। इसके अंतर कीमती पत्थरों साधारण और मिट्टी हाथी दांत के से भी कुछ आभूषण जो हैं बने हुए मिलते होंगे। मुख्य आभूषणों में जो है हार के बावजूद जो है बालपीन, अंगूठी और चूड़ियों का भी प्रयोग करते थे। इनका भी प्रमाण जो है मिला है, जिससे पता चलता है कि इसका प्रयोग करते थे। हड़प्पा से जो है सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला जो है हार प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है
कि उस समय जो है स्त्रियां जो है हार का भी मतलब हार भी धारण करती थी। और सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो सैंधववासी प्रेमी थे, ये प्रेमी थे। और हड़प्पा उत्खनन के प्रसाधन बाक्स जो है प्राप्त हुआ, प्रसाधन बाक्स भी प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा वासी के जो स्त्रियां होंगी वो सौंदर्य की कुछ सामग्री उसमें रखती होंगी। हड़प्पा सभ्यता से काजल की डिबिया भी मिली है, काजल की डिबिया भी मिली है, ये भी याद रखिए। सफेद पाउडर के प्रमाण भी एक प्रकार से मिले हैं, सफेद पाउडर के प्रमाण वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। चनमूदड़ों से जो है वो लिपस्टिक मिली है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के जो है वो केश विन्यास करती हैं, जैसे आज आप देखते हैं कुछ स्त्रियां खुले बाल रखती हैं, कुछ स्त्रियां जो हैं उसको अपनी तरह से बना लेती हैं, कुछ तो छोटे करवा लेती हैं। तो ये जो है अपने जो है एक प्रकार से केश विन्यास करती होंगी। समाधान प्रणाली की बात करें तो मृतकों को जो है 3 प्रकार से दफनाया जाता था होगा, मतलब जब आदमी मर जाता होगा तो समाधान उसका किया जाता होगा, उसको समाधान प्रणाली बोलते हैं। पहला पूर्ण समाधान होता था, मृतकों को कब्र में दफनाने की जो परंपरा थी उसको पूर्ण समाधान बोला गया। मृतकों को कब्र में दफनाओगे, पूर्ण समाधान उसको बोला गया। आंशिक समाधान, मृतक शरीर को जंगल में रख देना, पशु पक्षी जो है उसका मांस को उसके जो है मांस को खा लें तो इनके हड्डियों को दफना दिया जाता था। मतलब आदमी जब मर जाता था तो उसको जो है जंगल में रख दिया जाता था, पशु पक्षी उसके जो है एक प्रकार से शरीर को जो खा लेते थे, हड्डियां बचती थी उसको दफना दिया जाता था। इसको आंशिक समाधान बोलते थे। तीसरा जो इनका जो रहा था वो दाह संस्कार, मृतकों को जो है जलाने की परंपरा जो थी, ये जो है एक प्रकार से तीसरी परंपरा इनकी थी। 3 प्रकार से समाधान प्रणालियों का जो है यहाँ पे विन्यास देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैंधववासी जो थे वो समाधान प्रणाली और पूर्व समाधान प्रणाली सामान्यतः अपने मृतकों के जो सिर थे और पैर दक्षिण में रख करके ये लोग दफनाते थे। मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृदभांड हो गए, आभूषण हो गए, ये आदि रख देते थे और पैरों के कब्र की अपेक्षा अधिक और एक प्रकार से चौड़ी थी, पैर की ओर अधिक मतलब एक प्रकार से चौड़ी थी जो कब्रें इनकी जो है बनाई जाती थी। हड़प्पा जो है सभ्यता पैरों के तरफ कुछ रख देते होंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान रखते होंगे, इस समय उस उधर जो है चौड़ी करके रखते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो है कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र और दक्षिण से प्राप्त होते थे हुआ है। हड़प्पा के जो है कब्रिस्तान के नाम पुराविदों ने R37 रखा है। जो कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता के पुराविदों ने उसे R37 नाम रखा है। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको R37 रखा है। और यहाँ से जो है एक कब्र में मृतकों की लकड़ी के ताबूत में जो है दफनाया गया है। मृतक को लकड़ी के ताबूत में भी दफनाया गया है, ऐसा जो है प्रमाण मिला है। ऐसी परंपरा जो थी सुमेरियन सभ्यता से प्रचलित है। सुमेरियन सभ्यता में मृतकों को जो है लकड़ी के पैमाने में जो है बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें जो है बंद कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको दफनाया जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ पे सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित है। लोथल का एक कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र में पश्चिम में से प्राप्त होता है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। ये युगल समाधान के प्रमाण हैं। जो लोथल में कब्रिस्तान जो है दुर्ग क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, पश्चिम से प्राप्त हुआ है, यहाँ से 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। कितनी कब्रें प्राप्त हुई हैं? 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। और इनको जो है एक प्रकार से युगल प्रमाण बोलते हैं। युगल का मतलब साथ में एक प्रकार से प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के एक प्रकार से अभी तक कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का जो है इसको प्राचीन सभ्यता बोला जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये भी कहा जाए एक प्रकार से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा जो है वो प्राचीन नहीं
रह सकती है, यहाँ से जो है कह सकते हैं। हो सकता है मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान रखते ही ना हो, या हो सकता है मोहनजोदड़ो में ऐसी सभ्यता विकसित हो जिसमें कब्र का कहीं पे नाम ना हो, जंगलों में उसको रख देते हों, आंशिक समाधान प्रणाली रही होगी, हड्डियां बची होंगी तो उनको दफना देते होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये प्राचीन थी या नवीन थी। तो तथ्यों के आधार पर जो है हड़प्पा ही प्राचीन जो है मानी गई है। धार्मिक जीवन की अगर जो बात करें तो सैंधववासी अपनी देवी देवताओं के अनेक रूपों में पूजा करते थे। वो कौन कौन से रूप हैं? जैसे पुरुष देवता के रूप में अनेक रूपों में अंकन के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिंह युक्त त्रिमुखी जो है पुरुष देवता का चित्र अंकित है। एक पुरुष देवता को एक प्रकार से चित्र अंकित है, जो आप देख रहे होंगे कि ये सिंह युक्त जो है, ये देखिए आप सिंह युक्त जो दिख रहे हैं, ये त्रिमुखी पुरुष देवता हैं, चित्र अंकित है। ये योग मुद्रा में एक चौकी पर जो है निर्वस्त्र बैठा हुआ है। योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा हुआ है और दाहिरे ओर एक हाथी और एक बाघ का चित्र अंकित है, देख रहे होंगे आप फिगर में। बाएं ओर एक गेंडा और महेश की चौकी के नीचे जो है एक हिरण का चित्र अंकित है। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का रूप माना है, कहा है कि ये जो है शिव हैं। पौराणिक काल में जो है शिव को महायोगी और पशुपतनाथ और त्रिनेत्रधारी या त्रिशूलधारी अनेक रूपों के नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण मुद्रा में मिलता है। इनका प्रतीकात्मक जो चित्रण है वो मुद्रा में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मुद्रा की तरफ जो है पेड़ पर मचान पे एक पुरुष की आकृति बैठी है, मतलब एक पुरुष आकृति एक प्रकार से बैठी है मचान पे, और पेड़ के नीचे जो है बाघ खड़ा है। पेड़ के नीचे बाघ खड़ा है और इस मुद्रा में दूसरी ओर जो है एक बैल का एक प्रकार से चित्र अंकित है। उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। उसके सामने क्या गड़ा हुआ है? एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे। इसे शिव का प्रतीक माना जाता है, इसे शिव का प्रतीक माना जाता है। मातृ देवी हड़प्पा सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो आदि से बड़ी सो है सारी नारी की जो है मृण मूर्तियां, मोहरों पर जो है अंकित नारी की आकृतियां आदि के दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वो मातृ देवी की भी उपासना करते थे, माता देवी की उपासना भी करते थे। नारी मृण मूर्तियों में सिर के दोनों ओर दीपक एक प्रकार से जैसी आकृति बनी हुई है और इसे जो में कालिक के निशान बने हैं। मायके सब मान्यता है कि इसे तेल बाती डाल करके पूजा इसमें जो है लोग किया करते होंगे। इधर कान पे जो है बातियां इनके मिली हैं तो उसमें तेल डाल के जो है एक प्रकार से जलाते होंगे, ऐसा जो है रहा। सभी विद्वान जो हैं इन मूर्तियों के मातृ देवी की एक प्रकार से मूर्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सैंधव सभ्यता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सैंधव सभ्यता से मिलता है। यद्यप किसी भी स्थल से मंदिर का जो है साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मंदिर सभ्यता तो रही ही नहीं, ऐसा जो है वैदिक सभ्यता में आएगा, सैंधव सभ्यता में नहीं रहा। हड़प्पा सभ्यता में एक मुद्रा में एक प्रकार से एक स्त्री के सिर के बल जो है खड़ा कर दिया गया है। स्त्री को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है। इस चित्रण को मातृ देवी के प्रजनन के रूप में जो है स्वरूप प्रजनन शक्ति का जो है प्रकार से क्या माना है? स्वरूप जो है इसको माना गया है, अर्थात पृथ्वी का अंकन है। मार्शल व्हीलर का मत है कि सैंधववासी देवकुल में मातृ देवी जो है प्रकार से सर्वोपरि हैं। पशु पूजा सैंधववासी अपने जो हैं बच्चों को जो है देवी देवताओं की कल्पना के रूप में जो है पशु के रूप में भी देवी देवताओं के काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवताओं की रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले चित्र का जो है अंकन किया गया है। नीचे सिर और सींग भैंसे और बैल के ऊपर जो है सिंह बैल बकरे का एक प्रकार से है। ऊपर जो है इसका जो है सिर क्या है? सिर और सींग बकरे का यहाँ पे मिलता है।
मतलब मोहनजोदड़ो से काल्पनिक पशु की जो है मतलब ये आकार मिला है, प्राप्त हुआ है। योग मुद्रा में यह जो तो 3 सिर वाले पशु का जो है चित्र अंकित है। 3 सिर वाले जो है एक प्रकार से पशु का चित्र अंकित है, और नीचे का सिर जो है वो सिंह भैंसे का है, और बीच का एक प्रकार से इसका आकार किसका है, सिर। बीच का जो ऊपर का सिर है वो सिर और सिंह बकरे का जो है यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है। यज्ञ, अग्नि और पूजा, पशु बलि जो है सैंधववासी यज्ञ की पूजा करते थे और पशुओं पे बलि दी जाती थी। लोथल, कलिबंगा और बनावली में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, यहाँ से यज्ञ अग्नि पूजा की पुष्टि हुई है। कलिबंगा और लोथल के अग्नि वेदिकाएं पालतू पशुओं में हड्डियों की सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पशुओं की मतलब यहाँ पे बलि दी जाती होगी, इससे परिचित होंगे। सैंधव सभ्यतावासी जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और अंधविश्वास का प्रचलन था। जादू टोना खूब प्रचलित था, जिससे बचने के लिए झाड़ फूक और ताबीज जो है बांधते थे। ये जो है मतलब यहाँ पे करते थे। और अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो आर्थिक जीवन से रिलेटेड होगा। इनका आर्थिक जीवन कैसे है, और आर्थिक जीवन के पढ़ लेने के बाद में हम माप तौल व्यवस्था भी इसमें आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे, और सिंधु सभ्यता का तकनीकी विज्ञान के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद हम वैदिक काल पे चलेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत